नमस्ते बच्चों, मैं हूं अर्जुन प्रताप सिंह राणा और मैं आप सबका स्वागत करता हूं कक्षा 10वीं हिंदी लोकवाणी के लिए। जिस पाठ को आज हम करने जा रहे हैं, इसका नाम है मुकदमा। जी हाँ, आज केस कर दिया है, मुकदमा कर दिया गया है। गोविंद शर्मा जी ने जानकारी दी है, रचनाकार इनके गोविंद शर्मा जी हैं। किस पर केस किया गया है? पानी और हवा पर। ओहो, मनुष्य जब चाहे जिस पर भी आरोप लगा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है क्योंकि वो मनुष्य है ना, इसीलिए। लेकिन क्या केस किया, क्या मुकदमा हो गया, क्या झगड़ा है, क्या लफड़ा है, ये सारी बातें हम आगे देखेंगे। लेकिन इन अनुदेशों का पालन कीजिए ताकि आपको किसी तरह की तकलीफ ना हो। गोविंद शर्मा जी के बारे में आपको जानकारी दे दूं, 1946 में इनका जन्म हुआ था संगरिया, राजस्थान में। बच्चों, गोविंद शर्मा जी की मुझे कोई पिक्चर नहीं मिली, इसलिए मैं यहाँ पे उनकी फ़ोटो नहीं लगा पा रहा हूँ। इनके बारे में जानकारी ये है कि गोविंद शर्मा जी ने बाल कहानी, बाल उपन्यास, नाटक, व्यंग्य, जीवनी, लघु कथा आदि सभी विधाओं में लेखन किया है। मतलब एक अच्छे लेखक हैं जो हर विधा में लिखते हैं। यहाँ पर उन्होंने एकांकी के रूप में मुकदमा जो है हमारे सामने प्रस्तुत किया है। एकांकी क्या होता है बच्चों? वन एक्ट प्ले, जिसे आप अंग्रेजी में वन एक्ट प्ले कहते हैं, है ना। वन एक्ट प्ले नाम से जैसे जाहिर होता है कि वन एक्ट प्ले क्या है। आधुनिक दृश्य साहित्य के अंतर्गत, दृश्य यानी देखने वाला, एक होता है पठन वाला साहित्य जिसको हम पढ़ते हैं, और एक दृश्य यानी देखने वाला जिसमें नाटक आता है, फिल्म आता है, सीरियल आते हैं वगैरह वगैरह, इस तरह से। तो आधुनिक दृश्य साहित्य के अंतर्गत एकांकी का महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें एक ही अंक या विधान किया जाता है। यह अंग्रेजी के वन एक्ट प्ले का पर्यायवाची है। इसमें नाटक के तत्वों को स्वीकार किया गया। जो नाटक में जो तत्व लगते हैं बनाने के लिए, वो सारी चीज़ें इसमें भी हैं। फिर भी यह नाटक से भिन्न है बच्चों, अलग है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही अंक, एक ही घटना, एक ही मूल भाव, एक ही दृश्य, जीवन का एक भाग, एक उद्देश्य रहता है। इसकी परिभाषा में अगर डॉक्टर गोविंद दास जी कहते हैं कि इसमें जीवन से संबंधित एक ही मूल भाव या विचार की एकांत अभिव्यक्ति होती है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है बच्चों कि नाटक जो है ना, छोटा होता है। जैसे उपन्यास होता है बड़ा, नॉवेल, और कहानी होती है छोटी, उससे भी छोटी होती है लघु कथा। उसी तरह से नाटक होता है बड़ा, जो 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटे का भी हो सकता है। सामने मंच पर नाटक जो है किए जाते हैं उस तरह से। और ये एकांकी जो है वन एक्ट पे छोटा होता है, इसमें एक ही दृश्य होता है। आजकल बच्चों समय की बहुत कमी है, हर एक व्यक्ति परेशान है, सबके पास समय बहुत कम है। तो अपनी व्यस्तता के कारण महाकाव्यों तथा मोटे मोटे उपन्यासों को पढ़ने और नाटकों को देखने के लिए उसे पर्याप्त समय नहीं मिल पाता। इसलिए थोड़े समय में पढ़ी जाने वाली कहानियों और खेले जाने वाले एकांकियों के प्रति मनुष्य का झुकाव स्वाभाविक है। तो इसी हिसाब से एकांकी की रचना होती है। यहाँ एकांकी में प्रस्तुत किए जा रहा है आपके सामने मुकदमा। और मुकदमा इस एकांकी में वन एक्ट प्ले में कैरेक्टर हैं, पात्र हैं। कौन कौन से पात्र हैं? महाराज हैं जो ऐसे हैं, उसके बाद मंत्री हैं उनके, जो केस से संबंधित बात को आगे बढ़ाएंगे। हवा है जिस पर केस किया गया है। इसके अलावा पानी है, पानी पर भी केस किया गया है। और किसने किया है? लोगों ने किया है। ठीक है, तो मंत्रियों की तरफदारी कर रहे हैं, महाराज केस मुकदमा सुन रहे हैं, और हवा और पानी अपनी सफाई यहाँ पे खुद प्रकट करने वाले हैं। फिर भी बच्चों, मैं इस एकांकी के बारे में बताऊं कि मुकदमा एक एकांकी है, और इस एकांकी के माध्यम से नाटककार ने प्राकृतिक संसाधनों, विशेषकर हवा पानी के महत्व को बताया है। वर्तमान समय में बढ़ती आबादी और उसके कारण प्रभावित होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के प्रति मनुष्य जिम्मेदार है। एकांकी में नाटककार ने जल एवं वायु प्रदूषण की समस्या पर अलग अलग खंड के रूप में, अलग अलग दृश्य के रूप में प्रकाश डाला है। लोग प्रदूषण के मूल कारण का पता नहीं लगाते और स्वयं को उसका जिम्मेदार नहीं मानते। वे केवल दूसरों पर दोषारोपण करते हैं, आरोप लगाते हैं। आसान है ना दूसरों पर आरोप लगाना, शायद इसीलिए इस एकांकी के माध्यम से लेखक ने संदेश देना चाहा है कि प्रदूषण का मूल कारण मानव यानी कि हम ही हैं, पानी और वायु नहीं। हमें प्रदूषण को समाप्त करने के साथ साथ भविष्य में इस समस्या से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए, क्योंकि यही हमारे जीवित रहने का मंत्र है बच्चों। जिंदा रहना चाहते हो तो हवा पानी की शुद्धता को बरकरार रखो। तो देखते हैं किस तरह से मुकदमा किया जा रहा है और किस तरह से
पानी और हवा यहाँ पे अपने आप को निर्दोष साबित कर पाते हैं या नहीं। एक चीज़ और बच्चों, इस एकांकी के समाप्त होने पर मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। मनुष्य को उसका आईना दिखाया जा रहा है इस एकांकी के अंत में, लेकिन पहले हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो पहला मुकदमा किस पे किया जा रहा है? यहाँ पे पहला मुकदमा किया जा रहा है, गोविंद शर्मा जी बता रहे हैं। यहाँ पे पहला मुकदमा है बच्चों किसके बारे में? मेरे ख्याल से पानी के बारे में है। तो देखते हैं मुकदमे में क्या बातचीत होती है। महाराज कहते हैं, मंत्री जी शिकायत करने वाले लोग आ गए हैं। मंत्री खड़े होते हैं, हाँ महाराज। महाराज, जिनके बारे में शिकायत आई है क्या उन लोगों को भी यहाँ बुला लिया गया है? हाँ महाराज, आज सब शिकायतें हवा और पानी के बारे में हैं। वे पास के कमरे में बैठे हैं। तो दो दृश्य होंगे बच्चों, पहले दृश्य में पानी को बुलाया जाएगा और फिर दूसरे दृश्य में हवा को बुलाया जाएगा। दोनों दृश्यों को यहाँ समाप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए यहाँ पे हम एक ही दृश्य लेंगे और वो होगा पानी का। तो आगे बढ़ते हैं। पहला केस। महाराज ठीक है, मुकदमे की कार्रवाई शुरू करें। पहले पानी को बुलाया जाए। मंत्री इशारा करते हैं। भीगे कपड़े पहने एक लड़का हाजिर हो जाता है। बच्चों क्योंकि ये वन एक्ट प्ले है, एकांकी है, कैरेक्टर किए जा रहे हैं, तो लड़का पानी भीगे कपड़ों में आ रहा है। उसके कपड़ों के भीतर छिपे टेप रिकॉर्डर से पानी के बहने की कलकल आवाज सुनाई दे रही है, तो जिससे पता चलेगा कि ये जो है एक पानी है। पानी आता है और कहता है, महाराज की जय हो। महाराज, पानी, तुमसे इन लोगों की शिकायत है। यदि शिकायत सच साबित हो गई तो तुम्हें राज्य के कानून के अनुसार दंडित किया जाएगा। पानी, महाराज मुझे नहीं मालूम कि ये लोग मुझसे क्यों नाराज हैं। मैं एकदम निर्मल हूँ महाराज। और पानी तो हैरान है, अब उसमें केस कर दिया है मनुष्यों ने। ये निर्मल है, पानी अपने आप में शुद्ध होता है, शुद्ध रूप ही पानी का होता है, तो फिर केस क्यों किया लोगों ने? देखते हैं। मंत्री, महाराज लोगों की पहली शिकायत यही है कि पानी अब निर्मल नहीं रहा। बच्चों मैंने अर्थ, कठिन शब्दों के अर्थ दे दिए, तो उन्हें आप देख लीजिए। मैं बार बार उनको बोलूंगा नहीं ताकि बीच में रुकावट ना आए। तो मंत्री जो है अब केस आगे बढ़ा रहा है, मुकदमा आगे बढ़ा रहा है और कह रहा है कि लोगों की शिकायत यही है कि पानी अब निर्मल नहीं रहा, यानी अशुद्ध हो गया है, मैला हो गया है। यह नदियों और गहवरों में बहते समय गंदगी और बीमारियां अपने साथ बहाकर सब जगह पहुंचा देता है, गड्ढों में। तो ये शिकायत है कि नदियां जो हैं अपने गंदे पानी से गंदगी और बीमारियां यहाँ से वहाँ बहा कर ले जाती है, क्योंकि पानी का काम है बहना, एक जगह रुकती तो नहीं, बहती है, इसीलिए। अब यहाँ पर पानी के लिए समस्या पैदा हो गई है। पानी अपनी सफाई पेश करने के लिए क्या बोल रहा है? पानी को ही अपना मुकदमा लड़ना है, कोई वकील नहीं है उसकी तरफ से, और मेरे ख्याल से वो अपना मुकदमा खुद अच्छी तरह से लड़ सकता है। तो पानी का जवाब ये है, महाराज ये लोग पहले की तरह पानी की रखवाली नहीं करते हैं। पशुओं को जोहड़ के भीतर तैरने छोड़ जाते हैं। पशु अपनी गंदगी तालाब में छोड़ जाते हैं। गांव की दूसरी गंदगी भी तालाब में फेंक दी जाती है। नदियों में कारखानों की गंदगी और शहर के गंदे नाली का पानी छोड़ा जाता है। महाराज मैं अपने आप गंदा नहीं होता, मुझसे शिकायत करने वाले ही गंदा और दूषित करते हैं। कितनी सही बात कही बच्चों। क्या मुझे यहाँ पे आपको समझाने की जरूरत है? क्या ये बात सत्य नहीं है जो पानी कह रहा है? नदियों तालाबों में, जोहर यानी तालाब, जो प्राकृतिक तालाब होते हैं, छोटे तालाब, उसमें क्या करते हैं, हम अपने जानवरों को ले जाके छोड़ देते हैं नहलाने के लिए। वहीं पे हम साबुन पानी का इस्तेमाल करके खुद भी धोएंगे, प्लास्टिक भी डालेंगे। कारखानों का जो भी गंदा पानी है उसको आराम से पाइप के जरिए हम जो है नालों के जरिए जो है नदी में बहा देंगे, है ना। तो पानी गंदा नहीं रहेगा, अशुद्ध नहीं रहेगा, तो क्या निर्मल रहेगा, शुद्ध रहेगा? कैसे रहेगा? कौन रखेगा उसे शुद्ध? अपने आप पानी कैसे अपने आप को शुद्ध रखेगा? शुद्ध रूप में तो धरती पे आया था, उसको अशुद्ध किया किसने? हमने। केस लड़ रहा कौन है? पानी अपने बचाव में, और केस कर रहा कौन है? वो जो दोषी है, वो केस कर रहा है, उल्टा है। खैर आगे बढ़ते हैं। महाराज ने कहा, भाइयों आपके पास इसका क्या जवाब है? लोग आपस में फुसफुसाकर बातें करते हैं। फिर उनमें से एक बोलता है। अब बोलना ही है, यहाँ पे आपस में फुसफुसा की बात होगी, तो एक उसमें से बोलने लग गया। आरोप लगाया है तो उसको आरोप साबित करना है। महाराज ये तो मान लिया, पर कहीं बरसना कहीं नहीं बरसना, ये तो पानी की मनमानी है ना। सही बात है बच्चों, हमने देखा है कई जगह पे ऐसा होता है कि पानी इतना बरसता है कि बाढ़ आ जाती है, और कई जगह पे ऐसा होता है पानी बरसता ही नहीं, सूखा पड़ा रहता है। तो यहाँ पे पानी पे आरोप लगा दिया गया कि कहीं बरसते और कहीं नहीं बरसता है, मनमानी करता है।
तो पानी जो है इसका जवाब देते हुए क्या कहता है? नहीं महाराज नहीं, मुझ पानी की मर्जी कहाँ चलती है। जिधर ढलान हो, जहाँ का माहौल अनुकूल हो, वहाँ मुझे जाना ही पड़ता है। इन लोगों ने पहाड़ियों को काट कर वहाँ मैदान बना दिए हैं, पेड़ काट डाले हैं, वन नष्ट कर दिए हैं। ऐसी जगह बरसात कैसे हो सकती है? वर्षा न होने के लिए भी यही लोग जिम्मेदार हैं। ये बात भी बच्चों पानी ने कितनी सही कही कि पानी जो है ढलान की तरफ बहती है। पानी का काम है बहना, पानी का गुणधर्म है बहना। अगर धरती पर पानी गिरा तो उसको उसी तरफ बहना होगा जिस तरफ से ढलान होगी। लेकिन लोगों ने क्या किया, पहाड़ियों को काट दिया, एकदम समतल बना दिया, मैदान बना दिया, वहां पे अपनी घर बना दिए, पेड़ काट डाले, वन नष्ट कर दिए। तो जहाँ पे पेड़ पौधे ही नहीं हो, जहाँ पे हरियाली ही नहीं हो, जहाँ पे बादल आके ठहर ही ना पाए, वहाँ जहाँ पहाड़ ही ना हो, ऐसी जगह पे बरसात कैसे हो सकती है बच्चों? तो पानी ने अपनी सफाई में बात रखी। उसके बाद दूसरा आगे आया और उसने पानी की और एक दूसरी मिस्टेक निकाली। अधिक वर्षा के लिए कौन जिम्मेदार है? पानी ने जवाब दिया, जो बादल बना है वो तो बरसेगा ही। फिर जहाँ वर्षा का पानी बहना चाहिए, जहाँ नदी बहनी चाहिए, जहाँ मेरे सुस्ताने की पुरानी जगह होगी, वहां तो मैं जाऊंगा ही। मनुष्य जहाँ आज रह रहा है बच्चों, वहां वो बाद में आया। ये बात समझ लीजिए, क्योंकि ये पूरा इलाका, ये पूरी जगह, ये पूरी धरती निर्मल थी, शुद्ध थी, पेड़ पौधों से भरी भरी थी, है ना। पहाड़ी इलाके हुआ करते थे, तो पानी का पहले से एक रास्ता बना हुआ है जहाँ पे वो बहती थी, जहाँ पे वो गिरती थी, बरसती थी, फिर बहती थी। ठीक है, तो मेरे सुस्ताने की पुरानी जगह होगी, वहां तो मैं जाऊंगा ही। लेकिन लोगों ने क्या किया, ऐसी जगहों पर घर बना लिए। ऐसे घर तो डूबेंगे ही, मैं इनकी बनाई गलियों नालियों में घूमता रहूं, ये कैसे संभव है? लोग फिर आपस में बात करते हैं। सही बात है, पानी अपनी पुरानी जगहों से ही बहेगी बच्चों। उस पुरानी जगह पर अपनी जगह को घेर कर वहां पे घर बना लिया और सोचते हैं कि पानी अपना रास्ता बदल के निकल जाए। उनकी मर्जी के हिसाब से पानी कैसे चले, नए रास्ते पे कैसे गुजरे? कंट्रोल तो फिर भी पानी करती होगी, लेकिन जब पानी का बहाव ज्यादा होता है तो उसे भी अपने आप को संभालना भारी पड़ जाता है। उसके बाद क्या हुआ, तीसरा आ गया आरोप लगाने। महाराज, हमारा गांव सदियों से ऊंची जगह पे बसा हुआ है। तो इसने पानी की बात काटते हुए अपनी बात की कि हमारा गांव तो ऊंची जगह पे बसा हुआ है, हमने नीची जगहों पर कोई घर नहीं बनाया है, फिर भी इस बार हमारा गांव बाढ़ का शिकार हुआ है। महाराज, पानी पागल हाथी की तरह चलता है, आंख मूंद कर चलता है। जब बाढ़ आती है बच्चों तो क्या भयंकर रूप होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बाढ़ का रूप। तो तीसरा आदमी जो है लगता है सही कह रहा है ना, कि ऊंची जगह पे हूँ, फिर यहाँ पे बाढ़ कैसे आ गई, पानी पागल हाथी की तरह चलता है, आंख मूंद कर चलता है। इसका भी पानी के पास जवाब है, नहीं महाराज, मैं देख कर चलता हूँ तभी तो ढलान की तरफ जाता हूँ, कभी ऊंची जगह पर चढ़ने की कोशिश नहीं करता हूँ। ये बात तो एकदम सही कह रहा पानी। आप ही देखिए बच्चों, पेड़, ये जो पहाड़ हैं, पेड़ हैं, इनके बीच में जो रास्ता है, पानी नीचे की तरफ बह रहा है, बट और ऊपर कभी नहीं चढ़ता। पानी को आपने ऊपर चढ़ते हुए देखा? नहीं। ये लोग जानते हैं कि इनके गांव के पास एक पहाड़ है। आप ध्यान दीजिए बच्चों, पहाड़ है, पहले उस पर बहुत से वृक्ष होते थे। पहाड़ से उतरते समय मैं वृक्षों के बीच में से धीरे धीरे आता था। ये बहुत बड़ी बात है बच्चों। बाढ़ आने का एक प्रमुख कारण आप समझ लीजिए कि जब पहाड़ के ढलान से ऊपर से पानी नीचे आता है तो उसका फोर्स बहुत ज्यादा होता है, उसकी गति बहुत तेज होती है। इस गति को रोकने का काम कौन करता है? पेड़ पौधे, झाड़ियां करती हैं। जब मनुष्यों ने इन पेड़ पौधों झाड़ियों को काट दिया तो ये पानी सीधे रूप में धड़ करके से नीचे आती है। पहले रुक रुक कर आती थी, पेड़ों से, झाड़ियों से टकरा कर धीरे धीरे बहती थी। लेकिन जब मनुष्यों ने इन पहाड़ों को खाली कर दिया, पेड़ निकाल दिए, पौधे हटा दिए, तो पानी की गति बढ़ गई एक साथ। यहीं आगे देखिए, पहाड़ से उतरते समय मैं वृक्षों के बीच में से होकर धीरे धीरे आता था और सीधे पानी के रास्ते यानी नदी नाले में बहता था। अब लोगों ने पहाड़ के वृक्ष साफ कर दिए। मैं वहां से उतरता नहीं हूँ, बल्कि लुढ़कता हुआ धर 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 नीचे आता हूँ, गिरता पड़ता। मुझे खुद पता नहीं चलता कि नीचे में कहाँ गिरूंगा। अगर वृक्ष होते तो ऐसा नहीं होता। इस बात के लिए गांव वाले ही जिम्मेदार हैं। देखिए, उस तीसरे आदमी को भी अपने
तर्क से, बहुत बढ़िया ढंग से पानी ने काट दिया, उसकी बात को काट दिया। आप अपनी बातों को सही तरीके से तभी रख पाते हैं बच्चों, तार्किक रूप से, जब आप सच्चे होते हैं, सत्य के साथ होते हैं, सत्य आपके साथ होता है। इसके बाद यहाँ तो पानी को गुस्सा नहीं था कि ये लोग सब मेरे रास्ते में सब ऐसे ऐसे कर रहे हैं और ऊपर से मुझे पर आरोप लगा रहे हैं, गलतियां खुद करते हैं, आरोप मुझ पर लगाया जा रहा है। अब महाराज को अंतिम रूप से कुछ कहना पड़ा। कोई और शिकायत? कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि जिन लोगों ने शिकायत की उसका जवाब कट टू कट, पॉइंट टू पॉइंट, तार्किक रूप से पानी ने दे दिया। तुम्हारी चुप्पी इस बात की गवाह है कि तुमने भी इन कारणों को मान लिया है। यानी मनुष्य को पता चल गया कि पानी गलत नहीं कह रहा। तुम्हारा भला इसी में है कि अपनी गलतियां सुधारो और पानी को निर्मल तथा उपयोगी रहने दो। बहुत बड़ी बात है बच्चों। राजा भी इस बात को समझ गया। राजा जानता है कि पानी कितना महत्वपूर्ण है, इसलिए पानी का निर्मल और उपयोगी रहना बहुत जरूरी है। और पानी ये केस जीत गया बच्चों, मुबारक हो। जल है तो कल है, जल है तो कल है, जल ही जीवन है। धरती पर जीवन का प्राथमिक आधार जल है बच्चों। जल और हवा के बिना जल और हवा के बिना मनुष्य रह ही नहीं सकता। भोजन बनाने, पीने, कपड़े धोने, नहाने, फसल उगाने से लेकर विद्युत, बिजली के निर्माण तक में जल की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे दैनिक जीवन में जल का महत्व इतना अधिक और अनिवार्य है कि उसके बिना जीवन की कल्पना असंभव है। संपूर्ण जीव जगत के पालन पोषण में जल अपना पूरा योगदान देता है, किंतु हम क्या कर रहे हैं जल के साथ? हम जल का नुकसान कर रहे हैं, जल को अशुद्ध बना रहे हैं और उसी पर आरोप लगा रहे हैं। ये गलती है बच्चों। हमको इस समस्या से बाहर निकलना होगा, बल्कि समस्या का समाधान ढूंढना होगा। जल को बचाना होगा, वरना पृथ्वी अगर जल विहीन हो गई तो पृथ्वी नहीं रह पाएगी। जल है तो कल है। पानी की एक एक बूंद कीमती है बच्चों, मुफ्त मिली है, इसका इस्तेमाल सही तरीके से करें। जिस दिन इसकी कमी पड़ गई, आप जानते हैं जब आपके घर में पानी नहीं आती तो क्या हालत होती है, आपको समझना होगा, ध्यान देना होगा। तो बच्चों, कैसा लगा आपको ये मुकदमा? पानी कैसे जीत गया? खुशी से हाथ हिला रहा है, हमको नमस्ते कर रहा है। हम बच्चे हैं और कल के भविष्य के लोग हैं, हमको ये जानना होगा। आज अगर हम सुधारेंगे तो हमारा कल भी हमारा अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे खत्म करते हैं। अगले केस की सुनवाई अगले वीडियो में होगी, जो हवा पर है। देखते हैं, पानी ने तो अपने आप को बचा लिया है, क्या हवा अपने आप को बचा पाएगा? तो मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद, शुक्रिया, ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, पानी बचाइए।